अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी एस्टैब्लिशमेंट सख्त कंफ्यूज है कि वो क्या करे। ना खान कंट्रोल हो रहा है और ना एस्टैब्लिशमेंट नवाज और जरदारी के हाथ में सारा कंट्रोल देना चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड प्लस रजीम चाहती है, यानी एक ऐसी हुकूमत जिसको मुकम्मल तौर पे आपकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर सके, कोई भी होशियारी और चालाकी की कोशिश ना करे। नवाज शरीफ पर भी एतबार नहीं किया जा रहा और नवाज शरीफ को भी इक्तदार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जरदारी पर तो एतबार का सोचा भी नहीं जा रहा, बल्कि जरदारी के पास जो सिंध था, जिस पर पिछले 15 सालों से हुकूमत है जो है वो जरदारी साहब की, तो लिहाजा अब सिंध भी पीपल्स पार्टी से छीनने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि आजकल आप पीपल्स पार्टी की चीखें सुन रहे हैं। दो बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने रख लूं। एक तो आज नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन उनके घर पहुंचे, पूरा लाओ लश्कर लेकर, और आगे से चौधरी बरादरान भी सारे मौजूद थे और उन्होंने नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल किया। अब चौधरी खानदान की क्या औकात है, चौधरी बरादरान की क्या औकात रह गई है? खानदान ही डिवाइड हो चुका है। चौधरी मोनस इलाही अलग है, परवेज इलाही अभी तक जेल के अंदर हैं, और चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे बस, जो कि अपनी सीट भी नहीं जीत सकते, उनकी कुल औकात ये है। और आज वो नवाज शरीफ जो बड़े बड़े वो गरूर और तकब्बर के साथ वापस आया था, और जब नवाज शरीफ वापस आया फिरौन की तरह बिहेव कर रहा था। वो गुलाम बलोर साहब उनके घर पहुंचे अगले ही दिन, तो उन्होंने जो है ना उनसे मुलाकात भी नहीं की थी। आज कायद खुद चलकर चौधरी शुजात के घर गए। आप जिस शख्स की टोटल इतनी औकात हो, कितने ज्यादा इख्तलाफात भी रहे हों, 15 साल बाद चौधरी शुजात के वो घर जाते हैं, और चौधरी शुजात की वोट बैंक तो है ही कोई नहीं, उनके घर जा रहे हैं। और फिर दोस्त मोहम्मद मजारी, वो जो दोस्त मजारी वो लोटा उसके घर भी जाएंगे। तो लिहाजा अब औकात समझ आई है नवाज शरीफ को कि मैं हूं क्या असल में। ये वोट लेना यहां पे बहुत मुश्किल है, हुकूमत बनाना जीतना सबको राजी रखना पड़ेगा, और वो राजी रख कर भी हुकूमत बनाना मुश्किल है। तो लिहाजा अब कुछ चलना फिरना होगा, उठना होगा, कोशिश करनी होगी। पहले तो ये था कि वापस जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट सारे इंतजाम किए हुए हैं, 2/3 हमें मेजोरिटी दिलवा दी जाएगी। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो अभी से वजीर आजम है। मरियम औरंगजेब ने तो टीवी चैनल्स के मालकान को फोन करके धमकियां देना शुरू कर दी कि आपको पता नहीं है कि हमारी अगले 5 साल की हुकूमत आ रही है, तो हम आपको इख्तियारात नहीं देंगे, आपको बिजनेस नहीं देंगे। और फौजी अफसरान को ऐसे उंगलियां दिखाना शुरू कर दी। इस तरह यानी ओवर कॉन्फिडेंट, इस कदर औकात से बाहर आ गए कि फौजियों को उंगलियां दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने फिर चपेड़े मारी। फिर वो शहबाज शरीफ तक बात पहुंची, उन्होंने कहा बीबी मुझे माफ करो, मेरी उतनी औकात नहीं है, बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात सेट किया। अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ है, नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफी हैं, वो ये दावा करते हैं कि सिंध असेंबली की 14 सीटें कम की जा रही हैं। 14 सीटें कम करके अब जीडीए को, एमक्यूएम को और दीगर जमातों को मुतहर्रिक करके एक ऐसा अलायंस बनाया जा रहा है, और नून लीग को भी वहां सिंध के अंदर मजबूत करके, कि जिसमें पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत से सिंध के अंदर हुकूमत ना बना सके, वहां पर भी मखलूत हुकूमत बने। यानी वो जो एक सिस्टम है ना, जरदारी राज है, उसका भी खात्मा किया जाए, वहां पे मखलूत हुकूमत बनाई जाए पीपल्स पार्टी की। यानी पीपल्स पार्टी को भी अपने हाथ में रखा जाए, अपने कंट्रोल में रखा जाए, किसी को भी चालाकी करने की, होशियारी करने की जो है इजाजत ना दी जाए, सब कुछ कंट्रोल में रखा जाए। तो ये तो एक चीज हो रही है। दूसरी तरफ आमिर फारूक ने जो आज बेशर्मी की हद की है ना, यानी इंसाफ का नंगा नाच, बेशर्मी की इंतहा। अक्टूबर 2022 के अंदर, पहले भी आपको बता चुका हूं, जब तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान को मियां वाली की सीट से डिसीट किया गया, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने 2 गैर कानूनी फैसले दिए थे। एक, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले को लेकर फौजदारी केस चलाया जाए। दूसरा, इमरान खान को मियां वाली की सीट से नायल किया जाए।
मियां वाली की सीट से नायल कर दिया गया और उसके बाद मियां वाली में जिमनी इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो है वो हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे दिया था। अब जो दूसरा हिस्सा था, फौजदारी केस का आगाज हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन की, उसके बाद वो समात हुई, समात हुमायूं दिलावर की अदालत में चली और उसके बाद जो कुछ हुआ इमरान खान को नायल किया गया, उसी केस को बनाकर इमरान खान को सजा दी गई। 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और उसी फैसले के जेर नजर इमरान खान को पार्टी ओहदे से भी अलग होना पड़ा, यानी चेयरमैन पीटीआई से भी अलग होना पड़ा। वो सादा सी बात थी कि इलेक्शन कमीशन का वो इख्तियार ही नहीं था। अब उसको चैलेंज किया पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी। लाहौर हाई कोर्ट ने आई थिंक उस पर 5 रुकनी बेंच बना दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपना फैसला वापस लेते हैं, अपनी दरखास्त वापस लेते हैं, तो लिहाजा हम आपकी दरखास्त सुनने के लिए तैयार है। पीटीआई को लगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अमर फारूक बैठा हुआ है, हमने बड़ी गलती कर दी है वहां दरखास्त डाल के, तो हमें दरखास्त वापस ले लेनी चाहिए और इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसके जो है चैलेंज करना चाहिए। और उस वक्त वो मामला उसी वक्त चैलेंज हो जाता, ना इमरान खान मियां वाली की सीट से नायल होते, ना फौजदारी केस बनता, ना इमरान खान को सजा होती, ना इमरान खान गिरफ्तार होते, ना इमरान खान उसके बाद नायल होते और ना ही आज इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की सीट से अलग होते। यानी वो छोटा सा काम था, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं बनता था और वो केस किसी तरह से बनता ही नहीं था। लेकिन उस दिन से लेकर आज के दिन तक आमिर फारूक उस फैसले पर सांप बन के बैठा रहा। यानी एक छोटी सी बात थी, दरखास्त उन्होंने वापस लेनी थी पीटीआई ने और इन्होंने कहना था ठीक है वापस हो गई। ये 5-6 मिनट का प्रोसीजर होता है, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता। उसको टाल मटोल किया गया। उसके बाद पीटीआई ने फिर दरखास्त डाली कि खुदा के लिए हमारी समात हमारी दरखास्त पे फैसला करे, हमने जो है वो दरखास्त वापस मांगी हुई है। तो सितंबर के अंदर फैसला महफूज किया गया। आज 6 दिसंबर को फैसला सुनाया गया और पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। यानी वो जो उन्होंने कहा था नहीं हमने आपसे इंसाफ नहीं लेना, हमारी दरखास्त वापस करें, दरखास्त वापस नहीं की गई, तो लिहाजा दरखास्त वापस नहीं हुई। लिहाजा अब इस केस को लेकर जो है वो हाई कोर्ट ही का बेंच बनेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और वही समाअत करेगा। यानी वो काम जो अगर हो जाता, यानी दरखास्त वापस हो जाती, तो आज ऐसा कोई भी तोशाखाना का केस ना होता, कोई नायली ना होती, कुछ भी ना होता। उस पर अमर फारूक सांप बन के बैठा रहा, बेशर्मी की सारी हदें पार की और आज आमिर फारूक ने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। कहा कि नहीं हम ही इंसाफ करेंगे, हम दरखास्त आपको वापस नहीं देंगे, हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपको जो है वो दरखास्त सुनने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये बेशर्मी और 2 नंबरी की आज सारी हदें पार हुई हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान की सजा माफी, ये जो तोशाखाना केस है जिसमें ये हुमायूं दिलावर ने आगे फैसला दिया, उसकी मरकजी जो अपील है, यानी वो फैसला ही मुस्तरद किया जाए ताकि इमरान खान नायल हो सके। उसमें पीटीआई की जानिब से लतीफ खोसा साहब दलाइल दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन टाल मटोल से काम ले रहा है और अब हुआ क्या है, तोशाखाना फौजदारी केस फैसला मुअत्तली की इमरान खान की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 11 दिसंबर को दलाइल तलब कर ली। उन्होंने कहा दलाइल दें, आप लेट कर रहे हैं, दलाइल दें। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, अगर 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने दलाइल ना दिए तो दस्तयाब रिकॉर्ड के बिना पर फैसला कर दिया जाएगा। यह तहरीरी हुक्म आ चुका है और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा मुअत्तल की हुई है और इस सजा के खिलाफ जमानत दी हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तस्लीम कर चुकी है कि वो जो ट्रायल हुआ था, हुमायूं दिलावर साहब ने वो जो बड़ी स्पीड से फैसला लिखा था और 10 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे, वो एक भोंडा ट्रायल था। तो लिहाजा जो रिकॉर्ड है, जो इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि इमरान खान को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, जज की तब्दीली और फिर केस के काबिल समाअत होने पर जो सारे मामला थे, तो वो सारा रिकॉर्ड तो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि अगर आप दलाइल नहीं देंगे 11 दिसंबर को, तो हम जो दस्तयाब रिकॉर्ड है उसके मुताबिक फैसला कर देंगे। और अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी शर्म ना भी हो, वैसे थोड़ा सा भी मेरिट किया जाए, तो इमरान खान की सजा माफ हो जाएगी, यह केस खत्म हो जाएगा, इमरान खान की नायली भी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ कल अल अजीजिया रेफरेंस की जो अपील है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होनी है। एक तरफ जरा देखिए, एयरपोर्ट पर जो है वो बायोमेट्रिक, नवाज शरीफ का फैसला 1 मिनट भी महफूज नहीं रखते, फौरी तौर पर जो है वो बरी कर देते हैं और नवाज शरीफ की अपीलें धड़ाधड़ लग रही हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान की अपीलों का हाल देख लें और इमरान खान की जो पिटिशनें जो है पूरे एक साल
जो है वो उन पर फैसला महफूज या उन पर सांप बन के बैठ रहती है अदालत। तो ये सब कुछ हो रहा है और आपके काजी फायज ईसा, वो आइन और कानून की बात करने वाले काजी फायज ईसा, जिनको जो कहते हैं कि मुझे अपने हलफ का अंदाजा है, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मैं जो है वो आइन के मुताबिक काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा बुरा हूं। वो चीफ जस्टिस है और उनकी मातहत अदालतें क्या बेशर्मी और दो नंबरी कर रहे हैं। तो अब काजी साहब नहीं बोलेंगे। और फिर आज राना सनाउल्लाह ने एक और इंकशाफ किया। वो कहते हैं नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज ने घर आकर माफी मांगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज ने घर आकर माफी मांगी। जज को इसी बिना पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सजा बहाल रखी गई। तो उन्होंने कहा जज ने तो जिसने सजा सुनाई थी नवाज शरीफ को, उसने घर आके माफी मांगी नवाज शरीफ से कि हुजूर मैं मजबूर था आपको सजा सुनाने पर। तो ये इस तरह के गॉडफादर है, ये इस तरह का सिसिलियन माफिया है कि सब कुछ अपने ये कंट्रोल में रखते हैं। जज इनके आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं, इनके फोन कॉलों पे वो फैसले देते हैं और इनके घर आके इनसे माफिया मांगते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान है, पीटीआई है कि जज जो हैं वो क्या बदमाश बने हुए हैं, क्या दो नंबरी कर रहे हैं, क्या दलाली कर रहे हैं, वो सब आपके सामने है। लेकिन इस वीडियो का क्रक्स यही है कि एस्टैब्लिशमेंट कंफ्यूज है। वो नवाज शरीफ को भी इक्तदार नहीं देना चाहते, वो जरदारी को भी इक्तदार नहीं देना चाहते, और इमरान खान तो उनके लिए काबिल कबूल ही नहीं है। वो किसी तीसरे ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं कि हमें कोई ऐसा शख्स मिले, कोई ऐसा जिसके जरिए हम एक हाइब्रिड प्लस, हाइब्रिड प्रो मैक्स बल्कि निजाम लेके आए और असल में जो इक्तदार है, बादशाहत है, वो हमारे पास ही रहे। तो लिहाजा मामला बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।